हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की NCERT इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मानव विकास और जो है मानव समृद्धि में यानी कि अर्थव्यवस्था में संबंध क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस पार्ट जो है आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट आपको देगा, ये मेरा दावा है आपसे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करेंगे मानव पूंजी और मानव विकास के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मानव पूंजी के बारे में थोड़ा सा बता दूं और मानव विकास के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ये जो मानव पूंजी है ना, मानव पूंजी जो है श्रम की क्षमताओं के माप के रूप में जो है इसे दिखाया जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कौशल होता है, कार्य क्षमता होती है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, बुद्धि होता है। ठीक है, तो ये जो मानव पूंजी की अवधारणा है इस पर केंद्रित है कि सभी संसाधन समान नहीं है, लेकिन एक उचित प्रशिक्षण देने पर या फिर निवेश करने पर उसके अंतर को पूरा किया जा सकता है। देखिए, एक व्यवसाय के लिए एक कर्मचारी का कौशल, अनुभव, उसकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से आर्थिक मूल्य पैदा करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो मानव पूंजी है, मानव पूंजी को व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि वे उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं, जो कि लाभ देते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं मानव विकास के बारे में, देखिए, मानव विकास को क्षमताओं, अधिकारों के संदर्भ में मनुष्य की क्षमताओं के विस्तार के रूप में देखा जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने का प्रयास करूं तो ये जो मानव विकास का उद्देश्य है, लोगों को स्वस्थ, रचनात्मक, लंबे जीवन का आनंद लेने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। अब देखिए, ये दोनों जो है पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते प्रतीत होते हैं आपको, लेकिन इनके बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। स्पष्ट रूप से मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये जो मानव पूंजी है, इसकी अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम जो है इसको मानती है। मानव विकास इस विचार पे भी आधारित है, ठीक है, कि जो है उसकी जीवन यापन की क्षमता आती है इसमें, और तभी जो है ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। ये जो मानव पूंजी है ना, इसका जो विचार है मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। यानी कि ये जो साध्य है ये उत्पादकता में वृद्धि है, इससे मतलब। अब इस मत के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर जो किया गया निवेश है अनुत्पादक है। अगर उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि ना हो, भाई उससे आप कोई काम नहीं लोगे तो जाहिर सी बात है वो जो है अनुत्पादक ही रहेगा। और मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं ही साध्य भी है। भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, लेकिन इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए ना। यानी कि श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष में अनदेखा करते हुए भी ना, बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। और इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर यानी कि लिटरेट और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है। अब देखिए, इनके बीच अगर अंतर मैं अपने माध्यम से समझाना, अपने शब्दों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखिए, जिस प्रकार कोई देश अपनी भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है ना, उसी प्रकार, ध्यान रखेंगे, उसी प्रकार वो जो है मानव संसाधन को इंजीनियर या फिर डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है, और मानव विकास जो है इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने और जो है स्वस्थ जीवन यापन करने की क्षमता आती है, तभी तो जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तभी तो जो है वो ऐसे अन्य चयन में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, ठीक है, और ये साध्य जो है उत्पादकता में वृद्धि है। यही चीज है इसमें डिफरेंस। अब आइए भारत के रेफरेंस में हम बात करते हैं 5 जो है मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। अब इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन, सूचना, निवेश का परिणाम है।
ठीक है। और इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य जो है मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, सोर्सेस हैं। ठीक है। हम ये जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत ये सब है। ठीक है। तो भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों, दायित्वों को भी बहुत रूप से स्पष्ट निर्धारित कर दिया है। हमारे संविधान में सब कुछ लिखित है। और इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तर के साथ साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में हम जो है किया जा चुका है। हम 8 जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, यानी कि यहाँ हम केवल शिक्षा के क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। आइए विश्लेषण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण के पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की, ठीक है, इंटरफेयर की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते ही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी और सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है, और इसी कारण ना इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व भी है। आप देखिए कि शिक्षा के जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं और जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं। वहीं पे अगर आप हॉस्पिटल्स ले लेंगे स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता, और इसलिए ना सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। अब आप ये मान लीजिए कि जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं प्रदान ही नहीं की जा रही हैं, तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। और यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती, और इन परिस्थितियों में क्या होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही जो संस्थाएं होती हैं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। अब यहाँ पर सरकार की भूमिका का एक स्वरूप ये हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने और उनको उचित कीमत उगाने को बाध्य करे। जैसे कि देखिए इस समय न्यूज़ में भी आता है कि जो जैसे मैं स्कूल की बात करूं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, तो मैं सबसे पहले स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। जैसे देखिए प्राइवेट स्कूल मतलब अनायास जो है फीस कभी बढ़ाते हैं, कभी खेल की फीस, कभी ट्यूशन फीस, कभी हॉस्टल फीस, है ना। तो सरकार अब उन पे बॉन्ड लगा रही है कि जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इससे ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनका एक अधिकार समाप्त हो जाएगा। ये है ना कि सब लोग तो सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं सकते, जिन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना है तो फीस इतनी ज़्यादा होती है कि बेचारे वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो इसलिए सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब देखिए भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य इन दोनों का कर्तव्य है, ठीक है, निभाना। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों में जो है स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय, विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये सब कार्य कर रही हैं। और भारत आप सभी को पता है कि हमारा विकासशील देश है, जहां जनसंख्या एक बहुत ही विशाल है, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे भी बहुत सारे लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते, इतनी गरीबी है भारत में। यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार नहीं वहन कर सकती है, क्योंकि गरीबी है भाई, गरीबी है, वो अपनी आजीविका ही निभा ले वही बहुत है। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा तो दूर की बात, स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो दूर की बात, ठीक है। तो ये अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से जो दलित रहे हैं, इन वर्गों को सरकार ये सुविधाएं जो है निःशुल्क प्रदान करे। 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धता में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्रों पर व्यय में वृद्धि करती आ रही हैं। आइए बात करते हैं अब शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? मैं आपको बताऊं कि हमारा देश आज बहुत पिछड़ा क्यों है। सरकार ने कभी शिक्षा पे गौर ही नहीं किया। आप अदर कंट्री को ले लीजिए तो उनका जीडीपी पे शिक्षा पे व्यय मोर देन 20% या फिर 30% के ऊपर रहता है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा पर व्यय के लिए मतलब पहले से जो है शिक्षा पे मात्र 3 या 4% व्यय।
तो आप जब शिक्षा को प्रोत्साहित ही नहीं करोगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य ही जरूरी है, और जब ढह जाएगी, वही जब नहीं रहेगी तो कैसे बढ़ेगा, है ना। तो सरकार द्वारा किए गए जो प्रयास हैं शिक्षा पर कुल व्यय है, इसको अधिक सार्थक रूप में समझने के लिए हम व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। ठीक है, तो कुल सरकारी व्यय में शिक्षा का व्यय जो है सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत ये व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास पर प्रतिबद्ध है। 1952 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर 7.92% से बढ़ाकर 15.7% हो गया। और इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद देखिए मात्र इतना। और अगर आप विकसित कंट्रियों को लोगे तो देखिए मोर देन 20% है उनका जीडीपी में शिक्षा का परसेंटेज। और इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है, इसमें अनियमितता यानी कि उतार चढ़ाव आते रहे हैं। और यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों द्वारा किया गया निजी व्यय और जो है धर्मार्थ व्यय, ठीक है, इन संस्थाओं को शामिल कर लेना तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च है। आप सभी को पता है, मैं बता दूं क्योंकि मैं प्राइमरी एजुकेशन ही देती हूं, मैं प्राइमरी टीचर हूं, ठीक है, असिस्टेंट टीचर। तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी बच्चों के लिए भोजन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उनके बस्ते, उनके जूते मोजे, उनके जो है उनके स्वेटर, उनके कपड़े, ये सारी चीज़ें सरकार प्रोवाइड करती है। देयर इज़ नो फीस, ठीक है। उनको खाना से लेके, पानी से लेके, बॉटल से लेके सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और उच्चतर और तृतीयक शैक्षिक संस्थान यानी कि उच्च संस्थानों जैसे महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थाएं जो होती है, विश्वविद्यालय, इन पर होने वाले व्यय सबसे कम है। यानी कि औसत रूप से सरकार जो है उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, लेकिन प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वित्तीय संसाधनों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी, यानी कि शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए। अब देखिए, भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून बनाया। आर्टिकल 21 का ए, ये हमारा मूल अधिकार है, यानी कि जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को, सभी बच्चों को मुफ्त, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया कि देश के 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद में 6% के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% व्यय का स्तर बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसा कि सिद्धांत में स्वीकार किया गया। अभी मैं प्रेजेंट सिनेरियो का भी बताऊंगी कि शिक्षा पर जो है कितना परसेंट व्यय करने का वो डेटा आया है। पहले आप ये पुरानी चीज़ें देख लो, फिर मैं नया डेटा भी आपको बताती हूँ। देखिए, भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकार लगाना भी प्रारंभ किया। शिक्षा उपकार से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा, और साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा पर ध्यान रखेंगे, इसके संवर्धन के लिए, इसके बढ़ाने के लिए एक विशाल धनराशि स्वीकृत कराने की बात की है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना की भी घोषणा की है। ठीक है, अब देखिए, भारत में शैक्षिक उपलब्धियां, इसको पढ़ने से पहले हम ये बताते हैं कि जो भारत में बजट जो है वो जीडीपी में कितना शैक्षिक पर खर्च करने के लिए पास हुआ है, इसके बारे में आप बात कर लीजिए। अगर मैं प्रेजेंट डेटा की बात करूँ, 2021 का अभी आया है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त व्यय जो है 2.8, मात्र 2.8 होने का अनुमान था, जबकि शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े से ये पता चलता है कि इसी वर्ष शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय वर्ष 2011-12 में 3.8 के बढ़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 पहुंच गया था। अब आप ये देख लीजिए, 10 से भी कम, 10 से क्या मैं बोलूँ 5 से भी कम परसेंटेज, तो कैसे गरीबी हटेगी? नहीं हट सकती, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर सरकार जब तक शिक्षा को और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देकर नहीं काम करेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, मैं आपको ये बता दूँ।
बात करेंगे हम भविष्य की संभावनाएं। देखिए, सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है, यानी कि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, लेकिन आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते हुए जो है उस समय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार जो है संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी, और इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक 100% साक्षरता हो जाती। ठीक है, लिंग समता पहले से बेहतर, यानी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच जो शिक्षा है, ठीक है, वो इस दिशा में सकारात्मक विकास किए गए हैं और नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये सब आप लोग देख ही रहेंगे कि नारी जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो। ठीक है, तो चाहे जिस भी फील्ड में हो, महिलाएं जो हैं आगे बढ़ रही हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रयास भारत कर रहा है। उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी है, लेकिन वो भी जो है पूरा हो जाएगा। अब आइए इस चैप्टर के पुनरावर्तन करते हैं और लगाते हैं क्वेश्चन। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी में परिवर्तित करता है और इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता के प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझबूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा में किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना जो है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। भौतिक पूंजी की संकल्पना मानव पूंजी की संकल्पना निर्धारण का अधिकार है और मानव पूंजी दोनों प्रकार में जो है कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं, जैसा कि हमने चैप्टर में देखा है। मानव पूंजी निर्माण में निवेश को प्रभावपूर्ण और समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। मानव विकास जो है इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्यों के कल्याण के लिए अभिन्न है, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने और जो है दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की योग्यता होगी, तभी तो वो अपने मूल्यों का मापन करने में सक्षम होंगे जिनको वे महत्व देते हैं। और कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को दर्शाता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर शिक्षा पे सरकार की पॉलिसीज रहेंगी तो जाहिर सी बात है सरकार की अवेयरनेस दिखेगी कि वो शिक्षा के प्रति अवेयर है, अपनी जनता के प्रति अवेयर है, अपनी अर्थव्यवस्था के प्रति अवेयर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, किसी देश में मानवीय पूंजी को दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? तो दो प्रमुख स्रोत होते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक क्या होंगे? पहला तो होगा सकल नामांकन अनुपात, दूसरा होगा साक्षरता दर। तीसरा है, भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई देती हैं? देखिए क्यों दिखाई देती है। सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि आय में असमानताएं सामान्यतः जो है उच्च आय वाले राज्यों के उच्च साक्षरता दर होती है, भले ही ये आनुपातिक हो। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि शिक्षा पर राज्य सरकार का व्यय जो है शिक्षा समवर्ती सूची है, यानी कि क्षेत्रीय असमताएं भी होती हैं इससे। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करिए। देखिए, मानव पूंजी निर्माण बेसिकली ये है कि हम भौतिक पूंजी में भविष्य में उच्च लाभ, उच्च उत्पादकता और आय के रूप में पाने के लिए करते हैं, वैसे ही मानव पूंजी ने निवेश करने से है। ठीक है, मानव विकास क्या है? मानव के समग्र विकास से है, यानी कि उसके अस्तित्व के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक पहलू इसमें शामिल है। दूसरा अंतर, मानव पूंजी जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का एक साधन मानता है, और मानव विकास क्या है? इस पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि मानव जीवन की गुणवत्ता जो है इससे बढ़ती है। अगला अंतर ये है कि मानव पूंजी जो है एक संकीर्ण अवधारणा है, ठीक है, और जो मानव विकास है वो एक व्यापक अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास किस प्रकार से अधिक व्यापक है? तो देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि मानव पूंजी केवल मनुष्य के जीवन के आर्थिक आयाम को दर्शाता है, जबकि जो मानव विकास है वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक ये सारे पहलुओं को दर्शाता है। दूसरा रीज़न, मानव पूंजी जो है उस प्रकार की शिक्षाओं को महत्व देता है जो उत्पादकता को बढ़ाए, और मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है? तो देखिए, शिक्षा पर व्यय रहता है, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, सूचना पर व्यय,
और प्रावसान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकारी संस्थाएं भारत में किस प्रकार स्कूल और अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं? तो कैसे उपलब्ध कराती हैं? केंद्र और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक यानी कि एनसीईआरटी, ये सारे शिक्षा क्षेत्र को विनियमित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्यों? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि यह एक व्यक्ति को अधिक आय अर्जित करने की योग्यता देती है। दूसरा रीज़न, यह एक व्यक्ति को बेहतर सामाजिक स्थिति और गर्व देता है। जितने ज़्यादा लोग शिक्षित रहेंगे, जितना ही ज़्यादा हायर एजुकेशन लिए रहेंगे, वो उतने ही गर्वपूर्ण से जीवन जी पाएंगे। ठीक है, ये नवाचार को बढ़ाता है। शिक्षित श्रम बल की उपलब्धता नई तकनीक को अपनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण में निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए। पहले पे चर्चा करना है कि स्वास्थ्य आधारित संरचना। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं कि एक बेहतर स्वास्थ्य आधारित संरचना जो है, अगर एक इंसान स्वस्थ रहेगा तो जाहिर सी बात है वो अपना अच्छा श्रम दे सकेगा, है ना। जब वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो कैसे कार्य कर सकेगा? तो इससे जो है उनकी दक्षता और नियमितता में बढ़त होती है। ठीक है, ये जीवन की समग्र गुणवत्ता को सुधारता है और ये जो है अर्थव्यवस्था में जनसंख्या के अनुपात की निर्भरता जो है वो कम करती है। दूसरी चीज़ है प्रवसन पर व्यय। अब इससे क्या होता है? इससे लाभ उच्च आय के रूप में मिलता है। यदि लाभ लागत से अधिक होता है तो व्यक्ति जो है पलायन करने का निर्णय लेता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहना है। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता का निरूपण करें। देखिए, जब लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सही जानकारी होती है तो क्या करते हैं वे अधिक प्रभावी ढंग से मानव संसाधनों का उपयोग करते हैं और एक बार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश करने से जीवन भर प्राप्त होने वाले लाभों का एहसास हो जाता है तो वे इसकी अवहेलना भी नहीं करेंगे। और तब कब करेंगे ये ऐसा? जब वे स्वस्थ रहेंगे, जब वे शिक्षित रहेंगे, तब वे ऐसा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, इससे उनकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, दक्षता है, स्किल है, ठीक है, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और मानव पूंजी निर्माण में उनका योगदान भी अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषमताओं की कमी को प्रवृत्त पाई गई है। टिप्पणी करिए। देखिए, विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर जो है सुधार के साथ विषमताओं में कमी पाई गई है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में विस्तार के साथ लोग इंटरनेट के संपर्क में आते हैं, सूचना अधिक सुलभ हो जाती है, वे उन स्थानों पर पलायन करते हैं जहां कौशल का अधिक भुगतान किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से वे जान लेते हैं कि उनकी मजदूरी का जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट कहाँ मिलेगा, तो वे वहाँ पलायन करते हैं। यानी कि श्रम में इनकी गतिशीलता जो होती है मजदूरी दरों में समानता के स्तर लाती है और ये जो है दुनिया भर में असमानता को कम करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करिए। देखिए, शिक्षा की भूमिका तो बहुत ज़्यादा है। कुशलता लाती है, उत्पादकता बढ़ाती है, ठीक है, इससे उत्पादन बढ़ता है, जीवन में गुणवत्ता बढ़ती है, शिक्षा में सुधार होता है तो प्रौद्योगिकी नवाचार भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि पूरा दारोमदार शिक्षा के क्षेत्र से ही है। आज हमारा भारत इतना पिछड़ा क्यों है? हमारे भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, शिक्षित नहीं है लोग, तो जाहिर सी बात है हमारे देश में नवाचार नहीं है, है ना। लोग जब आजीविका ही नहीं जुटा पा रहे हैं तो अच्छी शिक्षा कहाँ से ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो किस प्रकार प्रभावित करती है ये बताइए। अब देखिए, आप शिक्षा में निवेश करेंगे तो कई सारे जो है इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। ये जो है अपनी सेवा प्रदान करेंगे तो इससे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक होता है। देखिए, प्रौद्योगिकी परिवर्तन जो है एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती। यानी कि अपनी श्रम शक्ति को अद्यतन करने के लिए हमें उन्हें कार्य के दौरान प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। अब उदाहरण के रूप में अगर मैं बताना चाहूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति ने 1982 में MBBS की डिग्री ली। उस समय डेंगू नामक कोई बीमारी नहीं थी।
अब हम एक डॉक्टर को MBBS पुनः करने तो नहीं देने सकते ना, यानी कि एक सेमिनार के माध्यम से, यानी कि एक कार्यशाला के माध्यम से आयोजन करेंगे। हम उन्हें डेंगू के कारण और उपचार के बारे में बताएंगे। और इसी तरह 1990 के दशक में अपने B.Ed डिग्री लेने वाली शिक्षिका को संभवतः ब्लॉग बनाने का और अध्यापिका के रूप में इनका प्रशिक्षण नहीं दिया होगा, यानी कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह पुनः B.Ed करेंगे। यानी कि उन्हें सेमिनार के माध्यम से या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें जो है हम प्रशिक्षित करेंगे। यानी कि यही जो है मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बीच जो है संबंध स्पष्ट करें। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ। देखिए, कोरिलेटेड है एक दूसरे से। यहाँ होगा आर्थिक समृद्धि की उच्च दर होगी तो मानव पूंजी जो है निर्माण का अधिक लाभ होगा। फिर लाभ होगा तो क्या होगा, मानव पूंजी में निवेश अधिक होगा। निवेश अधिक होगा तो सुविकसित मानव पूंजी होगी। सुविकसित मानव पूंजी होगी तो उत्पादकता, उत्पादन और कुशलता में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। स्त्री शिक्षा, देखिए महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश में 50% महिलाएं हैं और जब तक जो है मात्र 50% पुरुषों को शिक्षित करते रहेंगे तो देश का विकास तो संभव नहीं है। 100% जो है विकास संभव करने के लिए महिलाओं को भी शिक्षित करना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, इससे स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी, उनको समाज में अस्तित्व मिलेगा, उनका सामाजिक औचित्य बढ़ेगा। ठीक है, प्रजनन दर का सकारात्मक प्रभाव डलेगा। अब आप देखिए कि प्रजनन दर ज़्यादा क्यों है, महिलाएं शिक्षित नहीं है, बच्चे पे बच्चा पैदा कर रही हैं। लेकिन वहीं अगर वो शिक्षित होंगी तो वो जाहिर सी बात है अपने बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए प्रेरित होंगी और जन्म दर इससे कम होगी। इससे स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर हम स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के विविध प्रकार के हस्तक्षेपों पर तर्क करिए। देखिए, शिक्षा और सेवाएं ये मानव के अस्तित्व का एक बहुत ही आधारभूत सेवा है, यानी कि इन सेवाओं को निजी क्षेत्र के हाथों में पूर्णतः लाभ केंद्रित है और सरकारी हस्तक्षेप के मुक्त इन्हें नहीं छोड़ा सकता। अदरवाइज ये अपने लाभ ही कमाती रहेंगी और ना ही शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा और ना ही सेवाओं पे। शिक्षा और इसका प्रभाव जीवन पर्यंत एक अपरिवर्तनीय है, यानी कि कोई सरकारी हस्तक्षेप न होने की स्थिति में ना ये अर्थव्यवस्था की मानव पूंजी पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत में मानव पूंजी के निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? समस्याओं पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली समस्या ये है कि सभी को शिक्षा अभी भी एक सपना है। शिक्षा चाहे जितनी भी फ्री हो जाए लेकिन अभी भी सारे लोग शिक्षित नहीं हैं। हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि आर्टिकल 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। लेकिन क्या सभी लोग शिक्षित हैं? नहीं शिक्षित हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद प्राइमरी एजुकेशन की टीचर हूं। जब धान की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है तो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम बच्चे एब्सेंट होते हैं जब कपड़े बटते हैं या फिर जो है गल्ला बटता है तभी बच्चे प्रेजेंट होते हैं। तो आज भी हमारे देश में अवेयरनेस नहीं है। लिंग असमानता भी एक बहुत ही असमानता जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता दर का अंतर है। स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छी नहीं है। अब उच्च शिक्षा लेने वालों में भी कमी है, तो ये भी चीज़ बहुत बड़ी समस्या है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए किए जाने वाले शुल्कों की संरचना निर्धारित करनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? देखिए, मेरे विचार से हाँ। कैसे, मैं इसका रीज़न भी बताती हूँ आपको। तो देखिए, सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल में जो है शुल्क की संरचना निम्न कारणों पर निर्धारित करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे पहली तो एक समरूपता आएगी, दूसरी जवाबदेही में वृद्धि होगी, तीसरी इससे समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं इनको मदद मिलेगी, और चौथा सबसे बड़ा रीज़न इसमें जो है ये सेवाएं सभी को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी। यानी कि जो निजी संस्थान है, जो प्राइवेट संस्थान है, वो अनायास अपनी फ़ी वृद्धि ना करें ताकि सभी लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। 5वां चैप्टर होता है ख़त्म। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।